मेहनत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। अगर हम बात करें, इन ऑर्डर टू गेट मोर यील्ड फ्रॉम हिज फील्ड्स अ फार्मर इज ग्रोइंग पैडी क्रॉप्स ओवर एंड ओवर अगेन यूजिंग एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। एक फार्मर है जो ज्यादा फसल उग जाए या मिल जाए उनको, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, पैडी क्रॉप यानी सेम फसल बार बार उगा रहे हैं। अब वो कोई भी क्रॉप हो, अगर सेम फसल बार बार उगाई जाए तो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है बंजर हो जाती है जमीन, मतलब बैरन लैंड हो जाएगी। और ऊपर से बहुत सारे फर्टिलाइजर का भी यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का भी यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सॉइल वो बंजर हो जाएगी। तो मोर यूजफुल फॉर द पैडी क्रॉप्स ओनली, कुछ ऐसा मतलब नहीं है। फर्टाइल हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। प्लफ और सो कर सकते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा, फिट हो जाएगी, नहीं। अल्टीमेटली अनफिट फॉर ग्रोइंग एनी क्रॉप, भाई ज्यादा सेम क्रॉप उगाई अगर उन्होंने तो फिर कोई भी क्रॉप उगाने लायक वो जमीन बचेगी नहीं, ठीक है ना, बैरन लैंड हो जाएगी, बंजर हो जाएगी जमीन। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, मजा आ रहा है ना? हाँ, बस मजा आना चाहिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि बंजर हो जाएगी जमीन यानी अनफिट हो जाएगी, किसी भी फसल को उगाने के लायक नहीं बचेगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा सरकार, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली रिप्रेजेंट 4 ऑफ द, ये थीम पे भी, इसको भी इंपॉर्टेंट एमएफ में डाल लीजिए यानी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली रिप्रेजेंट 4 ऑफ द 6 थीम्स। हमें पता है एनसीईआरटी में 6 थीम्स है, या पूरी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं आपकी 3rd to 5th तक की, वो 6 थीम्स पे बेस्ड हैं। वो थीम्स कौन से हैं, रात को सोओगे तो भूल नहीं पाओगे, अभी याद करेंगे अगर आपने पुराने सेशन में नहीं देखा है तो। ठीक, तो 4 ऑफ द 6 थीम्स सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस एज पर प्रेस्क्राइब्ड बाय एनसीएफ 2005 ने कुछ टोटल 6 थीम्स दी हैं। अब इन 6 थीम में से कौन सी 4 थीम यहां ऑप्शन में है? प्लांट्स कोई भी मेन थीम नहीं है, सब थीम है। ठीक, एनिमल्स ये भी सब थीम है। फैमिली एंड फूड ये मेन थीम है, मटेरियल अगेन कोई मेन थीम नहीं है। तो इस 6 में से 4 यहां नहीं मिल पाई, सिर्फ फैमिली मिली 6 में से जो है। फैमिली एंड फ्रेंड्स सही है, फूड सही है, वाटर सही है, ट्रेवल सही है। तो यहां पे फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर एंड ट्रेवल, फैमिली एंड फ्रेंड्स एक में ही आते हैं, है ना। तो 4 थीम हमें यहां मिल गई हैं बी ऑप्शन में। थिंग्स वी मेक एंड डू, फूड, मटेरियल्स एंड प्लांट्स, ये मटेरियल्स एंड प्लांट्स जो है ये मेजर थीम में नहीं आते, 6 थीम के अंदर नहीं आते, ये सब थीम है। ठीक, थीम के अंदर वाली थीम है ये। वर्क एंड प्ले भी मेजर थीम नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन बचता है, परिवार और दोस्त, मित्र, भोजन पानी और यात्रा। 6 थीम्स हैं टोटल, अगर आपको वो पता होंगी तो आप आंसर तक हर हालत में पहुंच जाएंगे, चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले। ये 6 थीम्स कौन सी हैं भैया एनसीईआरटी में गिवन? सबसे पहले है फैमिली यानी परिवार, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये वैसे हम कॉमर्स में यूज करते थे एंड, बट आप कर लीजिए, अभी क्या ही फर्क पड़ता है, आपको कौन सा पेपर में लिख के आना है। फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार और मित्र। उसके बाद आपको खाना भी चाहिए, खाएंगे क्या? ठीक, फूड चाहिए। फिर फूड के बाद पानी भी पिएंगे, वाटर भी चाहिए। फिर उसके बाद क्या चाहिए? अब देखो शेल्टर भी चाहिए, कहाँ रहे हैं, पानी पी के थोड़ा ना काम चल जाएगा, खाना खा के थोड़ा ना चल जाएगा, छत चाहिए सर पे। ठीक, शेल्टर भी चाहिए। फिर अब आप कहेंगे यार घर तो हो गया, आप थोड़ा घूमने का प्लान बनाओ, वैष्णो देवी जाते हैं, है ना, ट्रेवल। ठीक, फिर आप 6th में क्या कहेंगे कि अब कुछ काम भी तो चाहिए यार करने को, थिंग्स वी मेक एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक, मेक एंड डू। हिंदी और इंग्लिश मीडियम पे अटके मत रहिए, ये मत सोचिए हाय रे ये फैमिली लिख दिया इंग्लिश में, कैसे समझूं परिवार कहते हैं, है ना। बेसिक चीजें हैं, आपके पेपर बाइलिंगुअल आता है तो आप चेक कर सकते हैं, बाइलिंगुअली भी आपके समझ में आ जानी चाहिए चीजें। पेपर में कुछ लिख के नहीं, आंसर वही होगा 4 ऑप्शंस में से, बस आपको पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है। ठीक, तो आपको समझ में अगर आ गया होगा आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे। पहला थीम क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसके कुछ सब थीम्स होते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर हमें 6 थीम्स पता होंगे तो हम सब थीम तक पहुंच जाएंगे। समझे कि नहीं? कुल्लू मनाली जाएंगे, अच्छा वैष्णो देवी नहीं जाएंगे, हैं? जोर से बोलो, नहीं बोलेंगे। फूड, फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार और दोस्त, फिर हमें चाहिए खाना साथ में बैठ के खाने को, फिर हमें फूड के बाद वाटर चाहिए, हालांकि आधे घंटे से पहले नहीं पीना चाहिए, बट फिर भी आप पी लीजिएगा। फिर शेल्टर चाहिए रहने को, फिर अब काम नहीं चल रहा, ट्रेवल भी चाहिए, घूमेंगे भी, और थिंग्स वी मेक एंड डू, कुछ तो काम करेंगे भी। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। चिल्ला चिल्ला के घर में सबको बता दीजिए कि हमने 6 थीम्स पढ़ी हैं, और इसी पे पूरा सिलेबस आपका बना हुआ है। एनसीईआरटी जितनी भी लिखी गई है इन्हीं 6 थीम्स के अराउंड लिखी गई है, इन्हीं के सब थीम्स को यूज करके, और सारी चीजें। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, अभी और भी अच्छे सवाल बाकी हैं। ईवीएस के साथ मजे की बात यह है कि इसकी जो पेडागोजी है, अगर आपने एक सेट सॉल्व कर लिया और ठीक से समझ गए तो वो पेडागोजी सेम ही रहती है, इसमें कोई अंतर नहीं आता। वो 15 नंबर आपके सेट हैं, अगर आप एक सेट भी ढंग से समझ जाएं तो
समझ पाए कि नहीं? हिंदी के गरीबों का मजाक उड़ा रही हैं मैम आप। ऐसा नहीं है दक्ष, हिंदी हमारी मातृभाषा है। मैं खुद हिंदी मीडियम पढ़ी हूँ लगभग 10वीं कक्षा तक, ठीक है। ये थोड़ी बहुत मेहनत मैंने भी की है और थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करेंगे और साथ में दोनों भाषाओं से सीख जाएंगे। क्योंकि मैं पेडागोजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी वगैरह डिस्कस करती हूँ तो उसकी जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स थी वो सब इंग्लिश में ही थी, तो मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है वो। तो इसलिए मेजर लैंग्वेज जो है, फिर दिल्ली आके इतने साल इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई की, तब बड़ी बैंड बजी। तो हिंदी के गरीब मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, है ना। और इस बात को ऐसे ना लिया जाए, बट समय की दरकार है, जरूरत है, डिमांड है कि हम इतनी इंग्लिश समझ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ाने जा रहे हैं, अगर 5वीं तक के टीचर बनने भी, कि हम बाइलिंगुअल बात समझ तो पाए एटलीस्ट, ठीक है ना। तो ऐसे नेगेटिवली नहीं लेना है किसी बात को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई? ये कहता है व्हाट आर दी गुड प्रैक्टिसेस ऑफ मेकिंग स्टूडेंट्स पोर्टफोलियोज। अब ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा। पोर्टफोलियो पेडागोजी का हिस्सा है, चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। पोर्टफोलियो क्या? बच्चे के अच्छे कर्म, अचीवमेंट्स, उसकी कुछ स्पेसिफिक चीजें पोर्टफोलियो में होती है, एक ऐसी फाइल जिसमें आपके सुंदर सुंदर कर्म होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्टिंग वर्क टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रीजन। देखो पूछा है गुड प्रैक्टिस, ये नहीं पूछा बैड प्रैक्टिस, यानी कौन सी अच्छी बातें हैं पोर्टफोलियो बनाते समय। जब आप बच्चों का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो किन तरीकों का अपनाना अच्छा माना जाएगा? पहला ऑप्शन है सेलेक्टिंग वर्क टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रीजन, यानी एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, है ना। कि आप स्पेसिफिक काम का चयन कर रहे हैं कि ये चीज पोर्टफोलियो में डाली जाएगी, बच्चे के बारे में विशेष है, तो जो भी विशेष बातें होती हैं वो हम पोर्टफोलियो में डालते हैं, सारी बातें पोर्टफोलियो में नहीं डाली जाती, है ना। आप कोई मूवी भी देखते हैं, मान लीजिए MS धोनी के ऊपर मूवी बनी, तो ऐसा थोड़ी सारी चीजें जीवन की आ गई होंगी, कुछ कुछ घटनाएं, स्पेसिफिक घटनाओं को लिया गया होगा। तो वो पोर्टफोलियो के जैसा है कि स्पेसिफिक घटनाओं को आप लेते हैं, ठीक है। प्रश्न के वक्त आगे से हट जाया करो। बिल्कुल हट जाती हूँ, मेरी आदत हो गई है वो, ऐसे हम टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ते थे ना, ऐसे घूम घूम के चल चल के पढ़ाने की, बट मैं हट जाती हूँ। लो आप कहो दुनिया से जाएं। और बताओ, तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन पढ़ लो, बिल्कुल हट जाती हूँ मैं, साइड हो जाती हूँ। सेलेक्टिंग वर्क टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन, यानी विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन, कि इन चीजों को पोर्टफोलियो में डालेंगे, इनको नहीं डालेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्टिंग ऑल आइटम्स ऑफ वर्क ऑफ अ स्टूडेंट टू बी पुट इन पोर्टफोलियो, भैया सारी बातें नहीं आती हैं एक बच्चे की पोर्टफोलियो में, फिर वो पोर्टफोलियो नहीं बचा ना। मान लीजिए आप गए एक फोटोग्राफर के पास और आपने कहा एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनवाना है, मॉडलिंग में जाना है हमें, तो मॉडलिंग करनी है। अब जितने भी फोटोज ने लिए वो सब आप भर के ले गए, जबकि आपको अच्छे अच्छे फोटोज लेके जाने थे, है ना, जिसमें आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, बहुत बुरी शक्ल बना रहे हैं, जीभ निकली हुई है, वो भी डाल दिया आपने पोर्टफोलियो में, जबकि आपको स्पेसिफिक आइटम्स डालने थे। तो ये तो हट जाएगा कि सारे आइटम को हम सेलेक्ट नहीं करते पोर्टफोलियो में, स्पेसिफिक आइटम्स आते हैं। मेकिंग चाइल्ड सेलेक्ट हर और हिज वर्क टू बी पुट इन पोर्टफोलियो, यानी बच्चे को भी आप इंक्लूड कर लेंगे जब आप पोर्टफोलियो बना रहे होंगे, तो कुछ उसके भी विचार जान लेंगे। इससे क्या होगा, टीचर और बच्चा दोनों इन्वॉल्व होंगे काम में, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगी। बी ऑप्शन है कलेक्टिंग रेंज ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है एक दिन आप गए, बच्चे की जो अच्छी बुरी बातें दिखी डाल दिया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो जो चीजें आपको लग रही है, जरूरत लग रही है डालने की, उनको आप ऐड कर रहे हैं। तो सिर्फ बी ऑप्शन हमें यहाँ नेगेटिव लग रहा है और हमें 3 ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तो ए, सी और डी। जहां पे भी बी है उसको हटा देंगे, बी हटा दिया, यहां से भी हटा दिया, ए और डी सिर्फ नहीं होंगे क्योंकि सी भी सही है कि बच्चों को इंक्लूड करें, तो ए सी डी इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन सही है, बाकी उतने सही नहीं है जितना डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, याद रखना है आंसर चूज करते समय कि जो एकदम फालतू फालतू एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है ना, शादी करने जाते हैं लोग बेस्ट इंसान का चयन करने की कोशिश करते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन में से बेस्ट चूज करना है जो बाकियों से बेस्ट हो सकता है चारों सही हो, पेडागोजी में ऐसा भी होता है एट टाइम्स, बट आपको बेस्ट चाहिए, ठीक है, जिससे 1 नंबर मिलेगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये कहता है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें तो अच्छे से पढ़ पाएंगे या अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। अब मैं साइड हट जाती हूँ, मैं भूल गई थी, और कि आप लोगों ने कहा है कि मुझे साइड रहना है, अदरवाइज तो हिंदी मीडियम में नोट्स जल्दी मिल रहे हैं अनिल आपको, डोंट वरी, सीडीपी के टेंशन नहीं लेना है, आपके हेयर बिल्कुल सेम है मेरी तरह। प्रीति ये मजाक उड़ा रहे हो हैं, ऐसे करोगे मैं चंपू बन के घूम रही हूँ तो यार मुझे ऐसे बुरा फील मत कराओ यार, मैं रो नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता एटलीस्ट लुक्स पे। तेलंगाना कह रही है, तेलंगाना से हैं, अच्छा प्रीति,
D.Ed 14 to 16 बैच है, तेलुगु मीडियम की सीटेट लिखने की, ठीक है। किसकी सीटेट में आपकी वजह से आई गॉट 102 मार्क्स, आई अटेम्प्ट, लव यू सो मच। अच्छा, थैंक यू सो मच प्रीति, मुझे लगा आपका कोई क्वेश्चन है, बट बहुत अच्छा लगा पढ़ के, धन्यवाद शिवानी। ओके, धन्यवाद शिवानी। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एनसीएफ के अकॉर्डिंग कौन सी एक बात सही है, ट्रू है। अगर यहाँ नॉट लिखा होता तो आंसर चेंज हो जाता। अबाउट सिलेबस ऑफ ईवीएस, ईवीएस के सिलेबस के बारे में कौन सी बात सही है। इस क्वेश्चन से हम कई बातें जानेंगे जिनसे आपका डायरेक्ट ऐसे 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 कई नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं। ऐसा कोई साल नहीं है जिससे ईवीएस के सिलेबस से क्वेश्चन ना आया हो। इसको तो एमएमएफ लिख लेना, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये। किसका? सीटेट का, क्योंकि पेडागोजी का ये टॉपिक कॉमन है। ऐसा नहीं हो सकता सीटेट पेपर ले, ईवीएस पूछे और ये टॉपिक ना पूछे। समझ पा रहे हैं? महत्व समझ रहे हैं? समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो भी बता दीजिए, समझ पा रहे हैं तो भी बता दीजिए। हम लोग जुड़े हुए हैं कितने? 19,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12,000 लोगों को सेशन पसंद आया है। सिलेबस के बारे में ईवीएस के एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या सही है? तो ईवीएस सिलेबस इज प्रेजेंटेड एज इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड सोशल साइंस। ना 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 मुन्ना ना, 3 सब्जेक्ट हैं जिनका इंटीग्रेशन है। ये तो सिर्फ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक हो गया और सोशल साइंस दूसरा हो गया, नहीं चल पाएगा। ईवीएस सिलेबस इज अ थीमेटिकल इंटीग्रेशन ऑफ सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। अगेन 3 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण नहीं है। 2 सब्जेक्ट नहीं है मिले हुए ईवीएस में, 3 सब्जेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस सिलेबस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब सोशल साइंस को खा गए इस बार ये, तो 2 ही सब्जेक्ट बचे फिर से। डी ऑप्शन है, ईवीएस सिलेबस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद सोशल साइंस सही बात है, और साइंस सही बात है। तो डी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर कि ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है उसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करता है।